सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स। वो मैटर नहीं करता कि आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या फिर बीए के स्टूडेंट हो, बस आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स। आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो। ऑलरेडी इस सीरीज में 3 चैप्टर बन चुके हैं और जबकि चौथे चैप्टर का पहला पार्ट भी बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, जाइए फटाफट से चेकआउट करिए। सिंपल सर। तो चालू करते हैं। अब ये है चौथे चैप्टर का दूसरा पार्ट। चौथे चैप्टर का नाम है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड हम पहले ही कर चुके हैं और अब चालू करने वाले सप्लाई। और चैप्टर चालू करने से पहले सर छोटी सी बात कि अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं इस पूरी बुक के, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आप आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। ज्यादा महंगे रखते नहीं सर, मिनिमम अमाउंट जो भी होगा आप व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से परचेज कर लोगे। ठीक है भाई, तो चालू करते हैं आज का पार्ट। आज का पार्ट आता है सप्लाई के बारे में। तो जिस तरीके से आपने 3 कंपोनेंट पढ़े थे डिमांड वाले चैप्टर्स में, यानी कि आपने क्या सीखा था? सबसे पहला टॉपिक आपने सीखा था कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस। सेम इसी तरीके से आपको सीखना है इंडिविजुअल सप्लाई और आपको सीखना है मार्केट सप्लाई के बीच में डिफरेंस। ठीक है भाई, तो आपको समझना है इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है और आपको समझना है मार्केट सप्लाई क्या होती है। दूसरी चीज आपको समझना है फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। ऐसे फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, यानी ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से या तो सप्लाई बढ़ जाएगी या फिर सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। सिंपल। लास्ट और आखिरी चीज आपको समझनी है, तीसरा पॉइंट, मूवमेंट और आपको समझना है शिफ्ट के बारे में। किसके बारे में? मूवमेंट एंड शिफ्ट क्या होता है। सिंपल सर। जैसे आप तीनों कंपोनेंट खत्म कर लोगे, आपका ये वाला भी पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सिंपल। आज चालू करते हैं सर चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। तो जैसे आपने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से आपको समझाएंगे। बिल्कुल कोई डिफरेंस रहेगा नहीं किसी भी टॉपिक में, क्योंकि देखो डिमांड और सप्लाई थोड़े से अलग अलग होते हैं। जैसे अगर डिमांड की बात करी जाए तो वहां पे अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो हम उस चीज की डिमांड क्या करते हैं, कम। और वहीं पे अगर प्राइस घटता है तो हम क्वांटिटी डिमांड उस चीज की क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, हम ज्यादा डिमांड करते हैं। यानी कि इन दोनों में कैसा रिलेशन है, ये उल्टे उल्टे है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है। वहीं पे अगर सप्लाई से ही रिलेशन देखा जाए तो अगर प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई क्या जाती है, बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? अगर कोई मेरे को ज्यादा पेन पैसे देगा, जैसे मान लो मैं सप्लायर हूं, मैं इस पेन को बेचने का काम करता हूं, तो इस पेन के मेरे को कोई ज्यादा रुपए दे रहा है, अगर कह रहा है सर करोड़ों रुपए में पेन खरीदूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, एक ही पेन बेचूंगा बस खाली? नहीं, मैं बोलूंगा भाई करोड़ों रुपए में पता नहीं और कोई खरीदेगा ही नहीं खरीदेगा, एक काम करो सारे बेच दो। सिंपल ना। तो जैसे ही मेरे को कोई ज्यादा पैसे देता है तो मैं सप्लाई क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। वहीं पे अगर कोई इस पेन के मेरे को कम पैसे देगा, कहेगा सर ये जो पेन है ये तो 2 रुपए में खरीदूंगा, मैं 2 रुपए में बेचना चाहूंगा, नहीं, लेकिन गुजारा करने के लिए थोड़ा बहुत बेचना पड़ेगा, इसलिए प्राइस जब कोई मेरे को कम देता है तो मैं सप्लाई भी क्या कर देता हूँ, उस चीज की घटा देता हूँ। यानी कि यहाँ पे कैसे रिलेशन पाए जाते हैं, सेम सेम, यानी कि हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिलेशन। सिंपल। वही आपको दिखाई देगा इंडिविजुअल सप्लाई में, वही आपको दिखाई देगा इंडिविजुअल सप्लाई में, और वही आपको दिखाई देगा मार्केट सप्लाई में। तो भैया ये इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में डिफरेंस क्या है? रुको जरा भाई, बता रहा हूं अभी, एक सेकंड बस। तो इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस समझने के लिए फिर से वापस आते हैं अपनी टेबल पे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे क्वांटिटी, और यहाँ पे हम शो करेंगे प्राइस। अब जैसे एक पेन का ही प्राइस ले लो, अगर कोई मेरे को 10 रुपए दे रहा है तो मैं ज्यादा पेन बेचूंगा? नहीं, 10 ही पेन बेचूंगा। सॉरी, उल्टा हो गया भाई, उल्टा। यहाँ पे आएगा प्राइस और यहाँ पे आएगा क्वांटिटी। सिंपल। अगर कोई मेरे को ज्यादा प्राइस नहीं दे रहा है, मेरे को 10 ही रुपए दे रहा है किसी पेन के, इस पेन के मेरे को 10 ही रुपए मिल रहे हैं बेचने पे, तो मैं ज्यादा क्वांटिटी बेचूंगा? नहीं, मैं तो बोलूंगा भाई 10 क्वांटिटी बेच दो, अपना 100 रुपए बन जाएंगे, 100 रुपए में से अपना खाने पीने का गुजारा निकल गया, बस बहुत है। क्योंकि लॉस में क्यों बेचूंगा इतना बड़ा पेन, है ना भाई। चलिए, अगर मेरे को कोई इस पेन के 20 रुपए दे रहा है, यानी पैसे ज्यादा दे रहा है, तो मैं ज्यादा बेचने की सोचूंगा, कम बेचने की सोचूंगा? भाई पैसे ज्यादा दे रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा बेचने की भी सोचूंगा, यानी मैं बेचूंगा 20 पेन। सिंपल। कोई अगर मेरे को 30 रुपए दे रहा है तो मैं 30 पेन बेचना चाहूंगा। सिंपल सर। तो यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं सप्लाई भी हमारी क्या होती है, बढ़ती है। मार्केट में देखते हैं, मार्केट में और इंडिविजुअल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क किसी बात का है कि यहाँ पे खरीदने वाला केवल एक इंसान था, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी परचेज करने वाले, यहाँ पे सॉरी सेल करने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे। परचेज नहीं, सेल वाले, सेल करने वाले बहुत सारे। जैसे ए बेचना चाहता है, बी बेचना चाहता है और सी बेचना चाहता है, सब बेचना चाहते हैं। तो जैसे ये पेन था, 10 रुपए में पेन कोई खरीदने के लिए आया, तो फिर हम कितने बेचना चाहेंगे? ए कह रहा है मैं 10 पेन बेचूंगा, बी कह रहा है मैं 100 पेन बेचूंगा, और सी कह रहा है मैं 10 पेन बेचूंगा। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। कोई कह रहा है सर मैं इस पेन को 20 में खरीदूंगा, तो भाई कोई ज्यादा पैसे दे रहा है तो मैं ज्यादा पेन बेचना चाहूंगा, यानी मैं 20 पेन बेचना चाहूंगा। बी कह रहा है सर मैं 200 पेन बेचूंगा, और सी कह रहा है मैं 20 पेन बेचूंगा। नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा पैसे देगा तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, ज्यादा माल बेचेंगे। कोई 30 रुपए दे रहा है
तो हम 30 पेन में बेचना चाहेंगे, ये 300 पेन बेच सकता है क्योंकि अमीर इंसान है भाई, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। हम तो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, तो ये 30 पेन बेच सकता है। सिंपल। मेन समझना क्या है हमें, मेन समझना है मार्केट में और इंडिविजुअल में डिफरेंस क्या है। कोई अगर इंडिविजुअल इंसान है तो प्राइस में अगर 10 रुपए का चेंज होता है तो क्वांटिटी में कितने का चेंज कर पाएगा, 10 का ही, यानी कि ज्यादा चेंज नहीं कर पा रहा। लेकिन वहीं पर अगर मार्केट में देखा जाए, मार्केट में देखते हैं क्योंकि हम टोटल, तो देखो अगर 10 रुपए का पेन था तो कितना पेन बिके टोटल मिला के, 10, 20, 100 और 110, यानी कि 120 पेन बिक गए। सिंपल। चलिए 20 रुपए में अगर बेचे तो हमने कितने पेन बेच दिए, 240 पेन, और यहाँ पे 360 पेन। यानी जैसे प्राइस यहाँ पे किसी ने 10 रुपए बढ़ाना चाहा तो वहीं पे कितने पेन फालतू बिकने लग गए, 120 पेन फालतू बिकने लग गए। यानी कि मैं समझाना क्या चाहता हूं, सेम डिमांड की तरह यहाँ पे भी क्वांटिटी में क्या होता है, कम चेंज, यानी क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, कम। सिंपल सर। तो तीसरा डिफरेंस आपका क्या आएगा कि यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, ज्यादा, और यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, कम। क्वांटिटी में चेंज, अच्छा ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, डेल्टा। और डेल्टा किसको दिखाता है, डेल्टा शो करता है चेंज को। किसको शो करता है, चेंज को, परिवर्तन को। सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी में चेंज यहाँ पे क्या होता है, कम, क्योंकि एक ही इंसान है, कितना ही सप्लाई में चेंज कर पाएगा ना भाई। हाँ जी। और यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं बेचने वाले, इसलिए क्वांटिटी में चेंज क्या होता है इधर, ज्यादा। सेम उसी की तरह, डिमांड की तरह। अगर आपने नहीं देखा, मैं फिर बता रहा हूँ, वहां पे मैंने अच्छे तरीके से डीपली समझा दिया है ऑलरेडी। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पार्ट 1 का लिंक दे रखा है, आप वहां पे चेक करो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा वहां पे। सिंपल सर, बढ़िया। आगे चलते हैं सर, मेरे को लग रहा है कि आपको पहले से आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, स्पीड में। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। चौथा डिफरेंस, चौथा डिफरेंस क्या है सर, मैंने जैसे वहां पे समझाया था आपको, यहाँ पे भी सप्लाई कर्व बनेगा, लेकिन सप्लाई कर्व जो होता है ना यहाँ पे, क्योंकि क्वांटिटी में चेंज कम होता है, इसलिए सप्लाई कर्व यहाँ पे ऐसा होता है, सप्लाई कर्व ऐसा होता है, और यहाँ पे सप्लाई कर्व थोड़ा सा ऐसा होता है। कह रहा भैया दोनों सेम सेम तो लग रहे हैं मेरे को, क्या डिफरेंस लग रहा है, मैं बता रहा हूँ सर। ये देखो थोड़ा सा खड़ा सा है, इसका डायग्राम होता है स्टीपर। क्या होता है, शेप का नाम, इसकी शेप का नाम होता है स्टीपर। तो पांचवा डिफरेंस क्या है, शेप का नाम, जो कि स्टीपर होता है। इसमें जो शेप है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्लैटर। क्या नाम है सर, फ्लैटर। यहाँ पे थोड़ा सा लेटा सा होता है डायग्राम। सिंपल सर। जैसे कि देखिए, प्राइस कोई कम दे रहा था तो हम कम सप्लाई कर रहे थे, प्राइस कोई ज्यादा दे रहा है तो हम सप्लाई भी क्या कर रहे हैं, ज्यादा। यानी प्राइस बढ़ने पे हमने सप्लाई को बढ़ा दिया, क्वांटिटी को बढ़ा दिया। सिंपल, नॉर्मल बात है। यहाँ पे भी ऐसी था, कोई प्राइस कम दे रहा था तो हम सप्लाई भी क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, है ना भाई। कोई अगर ज्यादा प्राइस देने लग गया तो हमने सप्लाई भी क्या कर दी, इधर इधर सप्लाई भी हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, डिफरेंस है सर क्वांटिटी का। यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज हुआ इतना सा, जरा सा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी में क्या हुआ, ज्यादा चेंज। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट, मार्केट में सेलर क्या होते हैं, बहुत सारे, तो इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा भी क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो बहुत सारा चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सेलर कैसे होते हैं, एक इंसान अकेला होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं हो पाएगा। आसान इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत अच्छे भाई, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही आता है एग्जाम में, तो इसलिए फटाफट अच्छी तरीके से याद कर लेना। आगे चलूं, चलिए। वो कह रहा भैया डेफिनेशन तो लिखवाई नहीं, आपको पता है सर, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में डिफरेंस की डेफिनेशन करने से पहले आपको करनी पड़ेगी सप्लाई की डेफिनेशन। तो भैया सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है, समझते हैं। सप्लाई की डेफिनेशन, तो सप्लाई क्या है सर, कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल है। देखिए सप्लाई क्या है, इसी को तो बोलते हैं सप्लाई। यानी अलग अलग प्राइस जब होते हैं तो हम अलग अलग सामान बेचना चाहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। सप्लाई मतलब क्या है, अलग अलग प्राइस पर हमने कितनी अलग अलग क्वांटिटी की सप्लाई करी, बस इसी को डेफिनेशन में बना दो। तो सप्लाई क्या है, इट शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड, इट शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड एट वेरियस प्राइस। सिंपल सर। ये क्या दिखाता है, क्वांटिटी, ये सप्लाई क्या है, इट शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाई, अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई को दिखाता है, अलग अलग प्राइस पर जो की जाए। सिंपल सर। इट शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड एट वेरियस प्राइस। जैसे डिमांड की डेफिनेशन थी, क्या डेफिनेशन थी डिमांड की, इट शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस। इसकी डेफिनेशन बनेगी, इट शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड एट वेरियस प्राइस। सिंपल सर। चलिए अब बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में डिफरेंस क्या है। चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन का, वही डेफिनेशन जो आपने यहाँ पे लिखी है ना सप्लाई की, वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे उतारनी है, बस लास्ट में आप लिख दोगे बाय एन इंडिविजुअल। सिंपल। लास्ट में क्या लिख दोगे, बाय एन इंडिविजुअल। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ये बनेगी डेफिनेशन, इट शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड एट वेरियस प्राइस बाय एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्रा को दर्शाता है। कौन, सप्लाई कर। कह रहा भैया हिंदी भी आप अच्छी बोलते हो, थैंक यू सर। आगे चलते हैं। मार्केट सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई में भी वही सेम डेफिनेशन लिखनी है आपको, इट शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड एट वेरियस प्राइस बाय द होल मार्केट।
यानी कि मार्केट में जितने भी लोग हैं सभी को मिला के जितना भी सामान बिक रहा है उसको क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन क्या बनी, वही सेम डेफिनेशन, इट शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड एट वेरियस प्राइस, सिंपल, बाय द होल मार्केट, सारी मार्केट में सभी लोगों के द्वारा जितना भी सामान बेचा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं हम, मार्केट सप्लाई। आसान था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बस एक लास्ट डिफरेंस कर लेते हैं, छठा डिफरेंस, और आपका टॉपिक खत्म। ठीक है, बढ़िया। लेकिन सर छठा डिफरेंस जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से अभी समझा नहीं पाऊंगा। अच्छे तरीके से अगर आप समझना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पहले एक टॉपिक समझा दूं फिर वापस से मैं इसी टॉपिक पे आ जाऊंगा। टेंशन मत लो, मैं भूलता नहीं, मैं वापस डिफरेंस करवा दूंगा, छठा डिफरेंस आपको याद रहेगा। सिंपल, बढ़िया। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, मैं आगे से हट रहा हूं और अच्छे तरीके से नोट करना, ठीक है भाई। चलिए, तो सॉरी भाई, तो आज के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, नोट कर लो भाई फटाफट। हाँ भाई, शुक्र है। चलिए भाई, तो पहला टॉपिक हमने खत्म कर लिया, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, और दूसरे टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। ऐसे फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, मतलब ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से कभी सप्लाई बढ़ जाती है और कभी सप्लाई हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है। सिंपल सा। चलिए फटाफट से इसको भी खत्म करते हैं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से सप्लाई कभी बढ़ती है और कभी घटती है। टोटल मिला के ये फैक्टर कितने हैं सर, तो याद रख लेना सर, ये टोटल मिला के फैक्टर है भाई 8। पहला पी एक्स, उसके बाद डबल पी डबल जी, और लास्ट में NET नेट। सिंपल से। तो ये 8 फैक्टर है, 8 के 8 फैक्टर आपको याद करने हैं, अच्छे तरीके से याद करने हैं ताकि आप आराम से एग्जाम में लिख के आ पाओ। चालू करते हैं। सबसे पहले फैक्टर का नाम आता है पी एक्स। ठीक है, तो जब भी आप लिखोगे पी एक्स के बारे में तो क्या लिखोगे, पी एक्स मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स यानी एक्स वस्तु की कीमत। जो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना, वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं और सप्लाई को भी अफेक्ट करते हैं। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो हम ज्यादा माल बेचना चाहते हैं, और प्राइस घटेंगे तो हम सामान कम बेचना चाहते हैं। कोई अगर मेरे को ज्यादा प्राइस देगा, मैं चाहता हूँ भाई सारा सामान बेच दो, लेकिन वहीं पे अगर मेरे को किसी चीज का कम प्राइस मिलता है, मैं नहीं चाहता भाई बेचना, क्योंकि सस्ते में कौन बेचे भाई। सिंपल ना। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, अगर प्राइस क्या हो जाए, गुड एक्स के बढ़ जाए। इसी तरीके से आपको लिखना है, पहले हेडिंग लिख दी, उसके बाद ब्लू पेन से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चालू करो। क्या लिखोगे, इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस देन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। सिंपल। अगर गुड्स एक्स के प्राइस क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो उस क्वांटिटी की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस इतना सा सिंपल सा टॉपिक है, आपको इजी तरीके से लिख के आना है। हाँ, इसके साथ सॉरी, इसके साथ साथ आपको डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब वो कैसे बनाओगे डायग्राम, मैं यहाँ पे साइड में बना दे रहा हूँ क्योंकि बाकी जगह जगह कम पड़ जाएगी वरना। चलिए भाई, तो सप्लाई कर्व आपको पहले से पता है, सप्लाई कर्व तो ऐसे बोलते हैं, है ना। ये हमारा क्या बन गया, सप्लाई कर्व। तो देखिए यहाँ पे प्राइस बढ़ाने, तो पहले मान लेते हैं प्राइस कम थे, पहले प्राइस इतने थे, तो हम क्वांटिटी कितनी सप्लाई करते थे, हम सप्लाई करते थे इतनी। यानी पहले प्राइस था ओपी और हम सप्लाई करते थे ओक्यू। इनिशियल प्राइस था ओपी और इनिशियल क्वांटिटी थी ओक्यू जो हम बेचा करते थे। अब एकदम से प्राइस क्या हो गए, किसी भी प्रोडक्ट के बढ़ गए, कोई मेरे को ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो गया, ज्यादा प्राइस मिल रहे हैं मेरे को, तो मैं सप्लाई भी क्या करूंगा, ज्यादा करना चाहूंगा, ज्यादा सामान बेचना चाहूंगा, तो मैंने सप्लाई क्या कर दी, बढ़ा दी, क्यू से क्या कर दी, Q1। यानी हम पहले कहां पे थे, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, अब हम कहां पे पहुंच चुके हैं, सप्लाई कर्व के बी पॉइंट पे। यानी ए से हम कहां पे जा रहे हैं, बी पे, सप्लाई बढ़ रही है ना। हाँ जी, इसी को हम बोलते हैं सर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। कोई दिक्कत तो नहीं ना, याद रहेगा। ये मैंने डिमांड में भी करवा रखा है, बिल्कुल सेम वैसे ही टॉपिक है। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर प्राइस बढ़े थे अभी, अब प्राइस घटाने हैं, तो बस क्या लिखोगे आप, इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस, अगर गुड एक्स के प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। और फिर वही स्टेटमेंट, अगर प्राइस गिर जाएंगे तो उसकी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। सिंपल। और जब क्वांटिटी सप्लाई को कम करना है तो डायग्राम कैसे बनेगा, समझिए ध्यान से। ये सप्लाई कर्व हमारा, अब सप्लाई में हमें प्राइस को कम करना है। अब प्राइस पहले कम करने के लिए पहले ज्यादा तो होना चाहिए, तो पहले मान लेते हैं प्राइस ज्यादा था, तो हम सप्लाई करते थे ये इतनी। सिंपल। तो पहले प्राइस था P इतना OP, और हम सप्लाई करते थे कितनी, OQ। सिंपल। अब जैसे ही प्राइस कम हो गया, प्राइस गिर गए, P से आ गए P1 पे, प्राइस गिर गया, तो कोई कम पैसे दे रहा है तो मैं सप्लाई भी क्या करूंगा, कम। यानी सप्लाई क्या हो जाएगी, Q से Q1 आ जाएगी। यानी हम पहले थे A पॉइंट पे, अब आ जाएंगे हम B पॉइंट पे।
तो ए से हम बी पे आ गए, यानी सप्लाई कम हो गई, क्वांटिटी में कम हुई आ गई, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं सर? कॉन्ट्रैक्शन। अट्रैक्शन नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन। इतना सिंपल, बढ़िया। और ये जो एक्सपेंशन हो गया चाहे ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, दोनों ही ये जो डायग्राम है ना, ये शो करते हैं किस चीज को? मूवमेंट को। किसको शो करते हैं? मूवमेंट को, कि हम एक ही सप्लाई कर्व पे कभी ऊपर मूव कर रहे हैं, कभी हम नीचे मूव कर रहे हैं। कोई नया सप्लाई कर्व नहीं बनाना पड़ रहा, यहाँ पे क्या हो रही है? बस खाली मूवमेंट। जैसे वो नहीं कहता ऋतिक रोशन, मैं इधर चला कभी मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, है ना सर? सेम उसी तरीके से ये पॉइंट भी कह रहे हैं, कभी मैं इधर जा रहा हूं और कभी मैं इधर जा रहा हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। अगर ये पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी घट रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। इतना सिंपल ना, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? बहुत अच्छे, परफेक्ट भाई। तो ये हमारा खत्म हो गया पीएक्स वाला टॉपिक। अच्छे तरीके से आता है, अच्छे तरीके से लिख के आना है। वहां पे अगर आपको लग रहा है कि मैं कम लिख पा रहा हूं तो थोड़ा सा यहाँ पे बता के आ जाना कि ओपी हमारा इनिशियल प्राइस था, ओक्यू हमारा इनिशियल क्वांटिटी थी, फिर हमने क्वांटिटी की सप्लाई मतलब प्राइस को बढ़ा दिया, जिससे प्राइस हमारा ओपी1 हो गया, क्वांटिटी हमारी ओक्यू1 हो गई। इससे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चले गए। ये भाषा लिख के आना, वहां पे समझा के आना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ डायग्राम में। वहां पे समझाने वाला कोई तो मिलेगा नहीं टीचर को, इसलिए वो नंबर काट लेगा। इसलिए आपको लिख के आनी है पूरी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से। सिंपल, समझ में आ गया ना? हाँ, मेरे को लग रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि मैं डिमांड वाला चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं ना, तो मेरे को लगता है आपने अच्छे तरीके से उसे पढ़ लिया होगा। पक्का पढ़ा है ना? हाँ। और भाई ज्यादा स्पीड बढ़ा के मत देखना भाई, 1.25 मैक्सिमम है, क्योंकि मैं वैसे ही तेज तेज बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो आप आराम से समझ नहीं पाओगे, वरना 1 पे देखो बेस्ट रहता है। आगे चले भाई, चलिए। तो पहला पॉइंट हमने खत्म कर लिया, अगला आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है? फिर से पी आ गया। तो दूसरे पॉइंट के लिए भाई एक बार नोट कर लो, फिर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना? समझाते हैं फिर। हाँ भाई श्योर थे। तो टॉपिक का नाम आता है फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। तो मैं सबसे पहले पीएक्स करवा चुका हूँ ऑलरेडी, अब आपको करना है डबल पी डबल जी और लास्ट में करना है एनईटी नेट। सिंपल से ये 7 फैक्टर बाकी जो बच गए, इसको करते के साथ ही आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है सर? चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम आता है पी। अब ये पी मतलब क्या है सर? ये पी सिंपल पी नहीं है, इसको बोलते हैं पी आर। पी आर मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि यहाँ पे संबंधित वस्तु की जो कीमत होती है ना, वो भी हमारी सप्लाई को अफेक्ट करती है। अब यहाँ पे संबंधित वस्तु कितनी है, रिलेटेड गुड्स कितनी है? जैसे डिमांड वाले चैप्टर में तो 2 तरह की रिलेटेड गुड्स होती थी, एक कॉम्प्लीमेंट्री एक सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे केवल एक है बस, सब्स्टिट्यूट। सिंपल। सब्स्टिट्यूट गुड्स याद है या भूल गए? याद है? डेफिनेशन लिखना एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, तो क्या बोलते हैं, नहीं याद ना? चलो कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक साथ यूज नहीं किए जा सकते। सिंपल से, यानी एक को यूज करेंगे तो फिर दूसरा यूज नहीं करा जाएगा, और दूसरे को यूज कर रहे हैं तो पहले वाले को हटाना पड़ेगा। यानी ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स। सिंपल। चलिए, अब एग्जांपल अगर आप पूछना चाहो तो मैं एग्जांपल भी दे सकता हूं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्या बोलते हैं, फ्रूटी पीने का मन कर रहा है, तो फ्रूटी, लेकिन मैं मार्केट में गया, फ्रूटी नहीं मिल रही, तो फ्रूटी की जगह क्या लेके आ सकता हूँ? मैं ला सकता हूँ जी माजा, क्योंकि टेस्ट जो होता है वो सेम होता है। मान लो मार्केट में माजा भी नहीं मिल रही, तो मैं क्या ला सकता हूँ? मैं ला सकता हूँ स्लाइस, क्योंकि उसका भी टेस्ट क्या है, सब एक जैसे ये सेम। तो इसको बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके अलावा कोई और एग्जांपल लेना चाहो तो आप चाय और कॉफी का एग्जांपल ले सकते हो। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है जैसे टी का, और टी नहीं मिल रही, तो हम क्या पी सकते हैं उसकी जगह? कॉफी पी सकते हैं ना। बढ़िया। तो इस तरीके से ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कई बार ना एक गुड्स की डिमांड दूसरे गुड्स को भी अफेक्ट कर देती है, या फिर एक गुड्स के प्राइस जो होते हैं वो दूसरे गुड्स की सप्लाई को भी क्या कर देती है? अफेक्ट कर देती है। बस उसी के बारे में समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक सेलर हूं जो मैं चाय और कॉफी दोनों बेचता हूं। मेरा एक कैफे है जहां पे मैं चाय और कॉफी दोनों बेचता हूं। चलिए जी, तो बात आती है प्राइस की। तो मैंने चेक किया कि टी के प्राइस मैंने कितने रखे हुए थे? मैंने रखे थे 10, ठीक है। और मैंने कॉफी के प्राइस भी कितने रखे हुए थे? मैंने रखे हुए थे भाई कॉफी के प्राइस भी 10, यानी दोनों के प्राइस ही क्या थे? 10-10 रुपए। सिंपल। अब खुद सोचो, जब दोनों के प्राइस ही सेम है तो मैं किसको ज्यादा सप्लाई करना चाहूंगा? कौन सा सामान जो है वो ज्यादा बेचना चाहूंगा? चाय या कॉफी? चाय या कॉफी, मैं क्या चीज ज्यादा बेचना चाहूंगा? भैया कुछ भी नहीं, दोनों की मतलब कि दोनों ही प्राइस नॉर्मल तरीके से बेचना चाहोगे आप तो। क्यों? क्योंकि चाय के प्राइस जितने हैं उतने ही कॉफी के प्राइस है। सिंपल ना। अगर चाय मतलब 10 रुपए दे रही है मेरे को कमा के, तो फिर कॉफी भी 10 रुपए दे रही है कमा के। तो अगर कोई खरीदने आता है चाय या कॉफी, तो कहता हूँ भाई कुछ भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी से भी मेरे को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा।
अब देखो एकदम से हुआ क्या, मैंने सोचा क्यों ना मैं कॉफी की प्राइस बढ़ा दूं, तो मैंने एकदम से कॉफी की प्राइस क्या कर दी है, बढ़ा दी है। यानी अब मैं कॉफी बेच रहा हूं कितने की, 100 रुपए की। चाय कितने की बिक रही है, 10 रुपए की, लेकिन मैं कॉफी कितने में बेच पा रहा हूं, मैं बेच पा रहा हूं 100 रुपए में। सिंपल। अब मेरे को ज्यादा प्रॉफिट किस में होने के चांसेस है, जाहिर सी बात है मेरे को ज्यादातर प्रॉफिट किस में होंगे, कॉफी में। और जब मेरे को कॉफी में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो फिर मैं क्या बेचना चाहूंगा, कॉफी बेचना चाहूंगा। इसलिए मैंने कॉफी की सप्लाई भी क्या कर दी, बढ़ा दी। कोई कस्टमर अगर आता है ना चाय खरीदने के लिए, तो मैं बोलता हूँ नहीं सर नहीं, हमारे पास चाय है ही नहीं, बेसिक से पड़ी हुई है चाय, लेकिन चाय से कितने मिलेंगे, 10 रुपए। तो मैं बोलता हूँ सर चाय नहीं है, आप कॉफी ट्राई करना चाहोगे। सिंपल। अगर वो जाने लगता है तब हम चलते हाथ मार के दे देते हैं, लो जी आप चाय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाय भी है हमारे पास, मिल गई आपको, ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर मान लो वो राजी हो जाता है, हाँ जी कॉफी दे दो, तो फिर मेरे को कितने का प्रॉफिट भाई, 90 रुपए का प्रॉफिट। ज्यादा प्राइस किसका है, कॉफी का, तो ज्यादा पैसे किससे मिलेंगे, कॉफी से। इसलिए तो ज्यादा प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो मैं सप्लाई भी कर देता हूँ, उसकी बढ़ा देता हूँ। लेकिन खुद सोचो, क्या चाय के प्राइस, मतलब चाय बेचना चाह रहा हूं मैं अब, नहीं। यानी मैंने चाय की जगह चाय वालों को भी क्या बोल दिया कि भाई चाय नहीं है, चाय नहीं बेचता हम क्या बेचते हैं, हम बेचते हैं कॉफी। यानी मैंने कॉफी की सप्लाई बढ़ा दी, चाय की सप्लाई क्या कर दी, कम। कोई दिक्कत तो नहीं। क्या चाय के प्राइस में कोई चेंज हुआ, भैया यहाँ पे तो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। इसके प्राइस जो थे ना, इसके प्राइस तो बढ़ गए, इस वजह से इसकी सप्लाई मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी। लेकिन इसके प्राइस में तो चेंज नहीं हुआ, फिर भी इसकी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसकी सप्लाई कम हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉफी वालों ने अपने प्राइस क्या कर दिए, बढ़ा दिए। सिंपल। कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया। कैसे रिलेशन है यहाँ पे भाई, यहाँ पे है नेगेटिव रिलेशन। सिंपल। ये बढ़ रहा है प्राइस और यहाँ पे सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। अब नेगेटिव रिलेशन देखो, सप्लाई यहाँ पे कम करनी है, और जब सप्लाई कम करनी है तो यहाँ पे दिखाओ इस तरीके से, जैसे ये सप्लाई ये थी, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्वांटिटी, ठीक है भाई। किस चीज की क्वांटिटी, हम दिखा रहे हैं इसकी, चाय की, तो क्वांटिटी दिखा रहे हैं टी की। और उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं प्राइस, वो भी किस चीज के, टी के। तो चाय के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो ये तो डिमांड कर हो गया, सॉरी, ये था हमारा पहले सप्लाई कर्व। सिंपल। क्या प्राइस में चेंज हुआ चाय के, नहीं जी, चाय के प्राइस में चेंज नहीं हुआ, फिर भी इसकी सप्लाई क्या हो रही है, कम। तो बस आपको सप्लाई वहां से यहाँ पे लेके आ देनी है, S1 पे। यानी जो पहले हम क्वांटिटी इतनी बेचा करते थे, वो हम कितनी क्वांटिटी बेचना चाह रहे हैं, हम इतनी क्वांटिटी, यानी सप्लाई हमने कम कर दी। क्या प्राइस में चेंज हुआ, नहीं, प्राइस तो वहीं पे कॉन्स्टेंट जैसे पहले थे वैसी है, लेकिन फिर भी उसकी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर्स में, अदर फैक्टर्स मतलब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद जितने भी फैक्टर्स है, इनमें चेंज हो रहा है। अगर प्राइस में चेंज हो रहा होता तो पिछले जैसा डायग्राम बनता, क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी कम हो जाए, कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कम नहीं हो रही, यहाँ पे सप्लाई ही कम हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व हमारा। सिंपल इतना, बहुत अच्छे। नहीं समझ में आया, एक बार और ध्यान से समझो भाई, इस बार अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इस बार अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सिंपल से, ये रहा प्राइस और ये रही सप्लाई। अब मान लेते हैं फिर से कि चाय का प्राइस भी 10 रुपए था और कॉफी का प्राइस भी 10 रुपए था, दोनों ही के प्राइस ही कितने थे, 10-10 रुपए। अब एकदम से कॉफी वालों ने अपने प्राइस क्या कर दिए, कम कर दिए। यानी कि कॉफी बेचने में मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, बस खाली 1 रुपए। क्या मैं 1 रुपए वाली चीज बेचना चाहूंगा, नहीं। जैसे ही प्राइस गिटे तो मैंने इसकी सप्लाई क्या कर दी, कम कर दी, इसको हटा दिया। क्या 1 रुपए में बेचूं सामान में, हम क्या बेचना चाहेंगे, चाय बेचना चाहेंगे, क्योंकि चाय से हमको पैसे क्या मिल रहे हैं, ज्यादा। क्या प्राइस वालों ने, चाय के प्राइस ने चेंज किया अपना प्राइस, चाय वालों ने अपना प्राइस चेंज किया, नहीं। फिर भी मैं इसका सामान क्या कर रहा हूँ, सप्लाई ज्यादा कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इससे तो पैसे मिल ही नहीं रहे, इससे तो 1 ही रुपया मिल रहा है बस खाली, तो हमने इसकी सप्लाई क्या कर दी, बढ़ा दी। सिंपल। क्यों, क्योंकि इसके प्राइस में क्या हो गया था, कमी आ गई थी। यानी कैसा रिलेशन यहाँ पे, नेगेटिव रिलेशन। बस इसी तरीके से आपको सप्लाई कर्व बनाना है। और किसका, चाय का। तो ये रहा प्राइस किसके, टी के, और ये रही क्वांटिटी किसकी, टी की। और क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, जो सप्लाई कर्व हमारा यहाँ पे था एस पे, अब सप्लाई बढ़ जाएगी तो वो S1 हो जाएगा। क्या प्राइस में चेंज हुआ, नहीं जी। तो क्वांटिटी वहीं से Q से Q1 पे पहुंच गई, यानी क्वांटिटी बढ़ गई। यानी हम A पॉइंट से कहां पे पहुंच चुके हैं, हम B पॉइंट पे। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। क्या बोलते हैं इसे, इंक्रीज इन सप्लाई। और यहाँ पे हम A पॉइंट से कहां पे पहुंच गए थे, यहाँ पे हम B पॉइंट पर पहुंच गए, इधर से इधर। बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं हम, डिक्रीज इन सप्लाई। आसान से, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़िया। वहां पे हम बोलते थे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, कहां पे, जब हमने प्राइस वाला टॉपिक किया था, इसी से पहले वाला, है ना। क्योंकि वहां पे क्या होता, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में चेंज हो रहा था। यहाँ पे प्राइस में तो चेंज हो ही नहीं रहा, प्राइस तो कांस्टेंट है, चाहे इसका देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर भी इसकी सप्लाई बढ़ रही है, घट रही है। सिंपल ना। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, जिसमें क्या होता है, जिसमें शिफ्ट होता है हमारा सप्लाई कर्व। हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है, शिफ्ट। कोई डाउट तो नहीं है सर, पक्का बात ना, पक्की बात है। बढ़िया। मेरे को लगता है भाई बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पता क्या है, ये वाला टॉपिक ना पहले समझा चुका हूँ, एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन क्या है ना, उस वीडियो में कुछ पार्ट खराब हो गया था। अब वो पार्ट खराब हो गया तो फिर मेरे को ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है, थोड़े थोड़े क्लिप्स मेरे को दोबारा बनाने पड़ रहे हैं। तो आपको लगे कि मैंने ये डायग्राम अभी एकदम से चेंज हो गया, कुछ उल्टा ऊपर नीचे लग दिया, तो समझ जाना कि भाई हाँ वहाँ पे चेंज हुई है क्लिप्स। ठीक है भाई, चलिए
कोशिश कर रहा हूँ वैसी बने, वो वैसी बनती नहीं है हर बार। चलिए भाई, इतना समझ में आ गया ना। ये यहाँ पे खत्म हो गया आपका पहला पॉइंट जिसका नाम था पी। अब चालू करते हैं भाई दूसरा पॉइंट जिसका नाम है फिर से पी। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है। चलिए भाई, तो अगले टॉपिक का नाम आता है फिर से पी, लेकिन इसको मैं पी को मैं प्राइस भी बोल सकता हूं या फिर मैं कई बार कॉस्ट भी बोल देता हूं। तो इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये तो बहुत सिंपल है, किसी भी सामान को बनाने में जो भी खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। सिंपल है ना, बहुत अच्छे। और किसी भी चीज को बनाने में अगर खर्चा कॉस्ट अगर ज्यादा होगी, जैसे ये मार्कर बनाने के लिए मेरे को 5,000 करोड़ की मशीन खरीदनी पड़ेगी और ये मार्कर बनाऊंगा बस खाली 20 रुपए का, 20 रुपए का मार्कर बेचने में मेरे को 1-2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्या मैं 5,000 करोड़ की मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट करूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। इसलिए जब कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ती है तो आप सप्लाई क्या करते हो? कम। वहीं पे जब आपको कॉस्ट क्या पड़ती है? कम, तब सप्लाई क्या करते हो? ज्यादा। इसको अपनी भाषा में लिख लेना भाई अच्छे तरीके से। मैं मानता हूं आप बड़े हो चुके हो। यहाँ पे सप्लाई घट रही है, सप्लाई घटाने वाला डायग्राम, यानी सप्लाई यहाँ से यहाँ पे S से S1 पे, यानी क्वांटिटी Q से कहां पे आ जाएंगे? Q1 पे। क्वांटिटी कम हो गई, यानी हम A पॉइंट से कहां पे चले गए? B पॉइंट पर। और इसको क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन सप्लाई। आसान सर। और यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ाने वाला डायग्राम, सप्लाई यहाँ से यहाँ पे चली गई, यानी कि Q से चली गई Q1 पे, राइट वर्ड शिफ्ट, S से S1 पे, यानी हम A पॉइंट से आ गए हम B पॉइंट पर। और इसको क्या बोलते हैं हम? इंक्रीज इन सप्लाई। इन सभी में ये जो है ना अदर फैक्टर्स वाले, इन सभी में प्राइस में तो चेंज होता नहीं। प्राइस में चेंज किसमें होता है? जो पहले वाला पॉइंट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड, मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स वाला। बाकी सब क्या है? अदर फैक्टर्स है। अदर फैक्टर्स में चेंज होता है और इसी वजह से यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहते हैं और सप्लाई कर्व जो होता है वो या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या फिर वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। यानी इन सभी में डायग्राम बनेंगे ऐसे। अगर मैं कहीं पे बोल रहा हूँ सप्लाई घटानी है तो सप्लाई घटाने वाला ये वाला डायग्राम, सप्लाई बढ़ानी है तो ये वाला डायग्राम। ऐसे ही डायग्राम बना के आने आपको, सिंपल से। और एक्सप्लेनेशन अपनी औकात अनुसार कर देना जितना आपको आता हो। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है जी। जी मतलब क्या होता है? जी मतलब होता है गोल। गोल सिंपल, या फिर अच्छे तरीके से समझा देता हूं पहले छोटा सा। गवर्नमेंट पॉलिसी जो इजी है थोड़ा सा। गवर्नमेंट पॉलिसी, जी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी दो तरह की होती है। जैसे पहला, गवर्नमेंट ने अगर कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो हानिकारक है लोगों के लिए, बीड़ी तंबाकू सिगरेट ये सब चीजें, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स ज्यादा लगा देती है, जिससे उसकी सप्लाई क्या हो जाती है? जिससे उसकी सप्लाई कम हो जाती है। सिंपल ना सर। और वहीं पे अगर आप कोई प्रोडक्ट फ्रेंडली बना रहे हो, इको फ्रेंडली बना रहे हो, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी? सब्सिडी। सिंपल। और सब्सिडी देते के साथ ही आपको प्रॉफिट होगा, यानी आप सप्लाई क्या करोगे? उस चीज की बढ़ाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है। सिंपल ना सर। और जब सप्लाई घटेगी तो ये वाला डायग्राम बनेगा, सप्लाई बढ़ाए नहीं है तो ये वाला डायग्राम बना दो। आसान था ना। बस इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट्स करने हैं। जैसे अगला देखिए सर, अगला नहीं, इसको बाद में करते हैं, जी वाले को इससे पहले कर देते हैं एन वाले को, वो इजीली समझ में आ जाएगा। एन, एन मतलब होता है नंबर ऑफ फर्म। आपके पास बिजनेस कितने हैं, आपके पास फर्म्स कितनी है, कितने आपने कारोबार कर रखे, कितनी क्या बोलते हैं फ्रेंचाइजी मान लो एक तरीके से, कितनी फर्म्स हैं आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स। अगर आपके पास ज्यादा दुकानें हैं, जैसे मान लो मैं चीनी बेचने का काम करता हूं, अगर मैं एक ही दुकान पे चीनी बेचने का काम करूंगा तो कस्टमर मुश्किल से 10 आएंगे, 20 आएंगे, है ना भाई। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास बहुत सारी दुकानें हैं तो हर एक दुकान पे तो 10 कस्टमर आ रहा है, तो बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे खरीदने के लिए, यानी मैं दुकान से सामान क्या कर पाऊंगा? ज्यादा बेच पाऊंगा। तो यानी फर्म जो होती है ना वो भी अफेक्ट करती है सप्लाई को। यानी अगर फर्म हमारे पास कम होगी, यानी कि नंबर ऑफ फर्म अगर हमारे पास कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी? कम। और अगर नंबर ऑफ फर्म हमारे पास ज्यादा है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। सिंपल ना। सप्लाई घटाने वाला डायग्राम ये रहा, सप्लाई बढ़ाने वाला डायग्राम ये रहा। जैसा आप बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो, और एक्सप्लेनेशन अपनी औकात अनुसार। सिंपल, जितना आपको आता है उतना लिख देना, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया, आगे चलते हैं भाई। अगला टॉपिक आता है ई। ई और टी के लिए क्या लिखूं भाई? जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं, मिटाता हूं मैं, ठीक है। हाँ भाई शुक्र है। चलिए भाई, तो अगला टॉपिक आता है ई। ई मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। क्या नाम होता है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब संभावना। तो अगर आपको लगता है इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में, अगर आपको लगता है फ्यूचर में किसी भी चीज के प्राइस कम होने वाले हैं, तो मैं उस चीज को आज बेचना चाहूंगा प्रेजेंट में, तो मैं उस चीज को आज बेचना चाहूंगा, या फिर जब कम हो जाएंगे प्राइस तब बेचना चाहूंगा। यार अभी ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो ज्यादा जल्दी बेच दो, सिंपल ना सर। तो अभी मैं सप्लाई क्या कर दूंगा? उसकी बढ़ा दूंगा। तो अगर मेरे को लगता है फ्यूचर में कोई चीज सस्ती होने वाली है, जैसे मेरे को लगता है फ्यूचर में ये जो पेन है वो 1-1 रुपए का बिकेगा, तो अगर मैं पेन बेचना चाहता हूं तो अभी बेच दूं ना भाई सारे, क्योंकि ज्यादा पैसे मिलेंगे अभी। सिंपल से, फ्यूचर में बेच के क्या फायदा फिर। दूसरा, अगर मेरे को लगता है फ्यूचर में किसी चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, जैसे ये जो पेन है ये बिकेगा करोड़ों रुपए में, तो मैं आज बेचना चाहूंगा? पागल थोड़ी ना। सिंपल, तो ये कब बेचूंगा? जब करोड़ों रुपए प्राइस हो जाएगी तब बेचे जाएगी, सिंपल से। चलिए, तो वहां पे अभी सप्लाई क्या कर देंगे हम?
कम कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, तो फ्यूचर में बेचेंगे। और यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेंगे, बिल्कुल वही सेम जैसे आपने पहले सीखे थे। सप्लाई बढ़ानी है तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पे, यानी Q से हम कहाँ पे आ गए, Q1 पे। सप्लाई S से कहाँ पे चलेगी, S1 पे। A पॉइंट से हम कहाँ पे आ गए, B पॉइंट पे। भाई डायग्राम थोड़ा सा मैं जल्दी बना रहा हूँ, इसलिए अपने हिसाब से समझ लेना, अच्छे तरीके से बना के आना पेपर में, ठीक है। मेरे पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे, ठीक है ना, वो लाइनें मैच नहीं हो रही पूरी पूरी, अपने हिसाब से देख लेना। हाँ जी, मतलब डायग्राम सही है, पूरा गलत नहीं है, मगर वो कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट यहाँ पे बन गया ना, मतलब साफ साफ अच्छा अच्छा डायग्राम बना गया और वहाँ पे लाइनें ठीक करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस सप्लाई बढ़ रही है, तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। सिंपल, सप्लाई यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई। और यहाँ पे सप्लाई घटानी है तो डायग्राम कैसे बनेगा, सप्लाई यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। सिंपल, ऐसे अच्छे तरीके से बना देना भाई, ठीक है, क्योंकि हर बार नहीं बनाऊंगा ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें आपका। तो यानी एस से हम कहाँ पे आ गए, S1 पे आ गए, यानी ए पॉइंट से हम कहाँ पे आ गए, बी पॉइंट पे आ गए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना, बहुत अच्छे, इस तरीके से आप कर लोगे। लास्ट टॉपिक आता है टी, और टी मतलब क्या होता है सर, टी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब क्या है सर, सिंपल है बहुत ज्यादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, या फिर आपके पास जो है न्यू टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कोई अच्छी, जिससे प्रोडक्शन अच्छा होता है, या फिर अगर आपके पास चीप टेक्नोलॉजी है, ठीक है। चीप टेक्नोलॉजी मतलब जो सस्ते प्राइस में आप, मतलब सबसे कम प्राइस पैसों में ज्यादा प्रोडक्शन बना के देती है आपको, ठीक है भाई, ज्यादा क्वांटिटी क्या सप्लाई कर देती है, मैन्युफैक्चर कर देती है। सिंपल, चलिए अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी, जिसलिए आप सप्लाई क्या करोगे, इससे सप्लाई को बढ़ा दोगे। सिंपल, सप्लाई बढ़ानी है तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। अगला, दूसरी, अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे जो पुरानी है बहुत ज्यादा, सिंपल, या फिर जो लेटेस्ट नहीं है, जो ट्रेडिशनल तरीका यूज करती है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हो आप टेक्नोलॉजी में, या फिर वो जो टेक्नोलॉजी है वो कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है सामान मैन्युफैक्चर करने में, तो वहां पे आप सप्लाई क्या करोगे, वहां पे सप्लाई घटाएंगे, क्योंकि सप्लाई कम करेंगे ना भाई, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, तो इसलिए डायग्राम ऐसा बन जाएगा। सिंपल, सॉरी ठीक है भाई, चालू करते हैं। तो अगला टॉपिक आता है जी। जी मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, अच्छा जी तो बता दिया ना, वो गोल वाला था, ठीक है। अगला जी आता है भाई लास्ट जी। जी मतलब होता है गोल, गोल मतलब लक्ष्य। कई बार बिजनेस के जो गोल होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो भी हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो बिजनेस में ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट मेकिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट कमाना, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, ज्यादातर बिजनेस का यही ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा, तो बिजनेसमैन क्या करता है, प्राइस बढ़ा देता है, जिससे उसकी सप्लाई बढ़ाने पे उसे क्या हो जाएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल ना, चलिए। और कुछ बिजनेस का मोटिव क्या होता है कि वो कंज्यूमर मेकिंग करेंगे, कंज्यूमर मेकिंग, सिंपल। और जब वो कंज्यूमर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे कंज्यूमर मेकिंग, वो प्राइस घटा के सोचेंगे कि सप्लाई बढ़ा दूं। सिंपल, यानी कि वो ज्यादा अगर प्राइस होगा तो वो सप्लाई क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे, यानी महंगा सामान वो कम बेचेंगे। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर मेक करने हैं ना। कंज्यूमर कब आते हैं, जब प्राइस क्या होता है, सस्ता होता है। सिंपल सर, तो इसलिए वो ज्यादा प्राइस रखेंगे तो कस्टमर कम आएंगे, यानी महंगी चीजें वो कम सप्लाई करना चाहेंगे, और कंज्यूमर मेकिंग के लिए सस्ती चीजों को ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप जब प्रॉफिट में ऑब्जेक्टिव होगा तो सप्लाई बढ़ा देना, कब, प्राइस घटाने पे, सॉरी प्राइस बढ़ाने पे। और जब आपका मोटिव होगा कंज्यूमर मेकिंग, तब आपको सप्लाई चलते हैं घटानी है, कब, जब प्राइस बढ़े होंगे, मतलब जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई कम। सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। और ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने नहीं कर रखा तो आराम से पकड़ दिया, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है। हम भी यहीं पे, आप भी यहीं पे, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, अरे मतलब मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर, है ना भाई। चलिए, और जिसको नोट्स खरीदने हैं भाई, नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आप नोट्स परचेज कर लोगे। सिंपल सर, ज्यादा कॉस्टली नोट्स होते नहीं है हमारे पास, 150 के आसपास नोट्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। एक बार कॉल करके, या फिर कॉल करके नहीं, व्हाट्सएप करके आप चेक कर लेना, ठीक है भाई। चलिए, तो आगे चलते हैं भाई, अगला टॉपिक, क्योंकि ये तो बीच में क्लिप ऐड करिए ना, ठीक है। तो वापस चलते हैं, ठीक है, अगली साइड। जिसको नोट करना है भाई नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, शुक्र है। चलिए, अब टॉपिक का नाम आता है सर मूवमेंट और शिफ्ट में डिफरेंस। तो एक बार समझते हैं, यहाँ पे करेंगे मूवमेंट और यहाँ पे हम शिफ्ट। अब मूवमेंट क्या होता है सर, हम ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे सप्लाई, प्राइस पहले इतना था, कितनी सप्लाई करते थे, ठीक है। मूवमेंट मतलब क्या होता है, जब हम एक ही सप्लाई कर्व पे ऊपर नीचे मूव करें। जैसे प्राइस अगर बढ़ गए, पी से हम कहाँ पे आ गए, P1 पे, प्राइस बढ़ गए तो सही क्या हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, Q1 पे चले जाएंगे हम, यानी कि ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एक्सपेंशन, याद है ना, ठीक।
और वहीं पे अगर प्राइस घट गए, पी से P2 पे आ गए, तो सप्लाई भी, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम। यानी कि हम कहाँ पे आ जाएंगे, ए से सी पॉइंट पर, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल था। और ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब केवल होता है किसमें, प्राइस में चेंज होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या होता है, प्राइस में चेंज होता है, सिंपल, यानी कि पीएक्स में चेंज होता है। कोई दिक्कत तो नहीं सर, आसान था ना, बहुत अच्छे। आगे चलो भाई, बाहर से अगर नॉइस आ रहा तो उसके लिए माफी चाहूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए दूसरी चीज दूसरा डिफरेंस समझिए, ये शिफ्ट मतलब क्या है, शिफ्ट मतलब सप्लाई कर्व आपका ये वाला था, तो सप्लाई हो सकती है कई बार बढ़ जाए, और बढ़ जाएगी तो वो राइट में चली जाएगी, S1 ये बन जाएगा आपका, है ना, नया सप्लाई कर्व। तो अगर राइट में जा रहा है यानी कि हम Q से कहाँ पे पहुंच जा रहे हैं, Q1 पे, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जा रही है, यानी हम A पॉइंट से कहाँ पे जा रहे हैं, B पॉइंट पर, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई का बढ़ना। और वहीं पे अगर सप्लाई को घटाना है तो सप्लाई S1 से कहाँ पे आ जाएगी, S1 से आ जाएगी सर S2 पे, मतलब S से आ जाएगी S2 पे, यानी कि सप्लाई घट गई, यानी हम Q2 पे आ गए, है ना भाई। चलिए तो हम A पॉइंट से कहाँ पे आ गए, C पॉइंट पे, और यहाँ से इधर आने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है भाई, डिक्रीज इन सप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं, वहां पे सप्लाई बढ़ रही है, इधर सप्लाई घट रही है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे फिर किस में चेंज हो रहा है भैया, यहाँ पे चेंज होता है सर अदर फैक्टर्स में, यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं होता, यहाँ पे चेंज होता है किसमें, चेंज इन अदर फैक्टर्स, सिंपल। यहाँ पे अदर फैक्टर्स में नहीं चेंज होता, वहां पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे अदर फैक्टर्स में चेंज होते हैं। अभी अदर फैक्टर कौन थे सर, जो भी बताया सर, डबल मतलब DPGG और NET, सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनमें से किसी में भी चेंज हो रहा है तो ऐसे डायग्राम बनते हैं, और इनमें चेंज हो रहा है तो कैसे डायग्राम बनेंगे, ऐसे वाले, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तीसरा डिफरेंस, यहाँ पे ना लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है, ठीक है भाई, यहाँ पे अप्लाई होता है लॉ ऑफ सप्लाई, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है सर अगर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, तो अगर प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई घटेगी, और प्राइस घटेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सिंपल ना, क्वांटिटी सप्लाई, यानी प्राइस की बात करी जा रही है, और प्राइस में कहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे, तो इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे चेंज होता है, मतलब अफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का कोई काम नहीं है, सिंपल इतना, बहुत अच्छे। अगला भाई डिफरेंस, यहाँ पे ऑलवेज सॉरी ओनली वन सप्लाई कर्व, यहां पे हमेशा क्या होता है, एक ही सप्लाई कर्व होता है, लेकिन यहां पे ऑलवेज न्यू सप्लाई कर्व फॉर्म्ड, यहां पे हमेशा ही नया सप्लाई कर्व बनेगा, जैसे हमने बनाया S से S1 पे चले गए, S से S2 पे चले गए, तो यहाँ पे हर बार नया सप्लाई कर्व बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा एक ही सप्लाई कर्व होता है, सिंपल। चलिए ये पांचवा आपका हो जाएगा डायग्राम का डिफरेंस, और छठा और आखिरी आपका आ जाएगा क्या, छठा और आखिरी क्या आ जाएगा आपका सर, लास्ट डिफरेंस, कि यहाँ पे एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है भाई, और यहाँ पे केवल इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई होता है, इतना सिंपल सर। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन वाला आपको पागल बनाने की कोशिश करेगा, हर बार यही नहीं कि मूवमेंट और शिफ्ट में डायरेक्ट डिफरेंस दे देगा, वो कई बार डिफरेंस ऐसे देता है कि एक्सपेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई में डिफरेंस बताओ, करना वही है, बस थोड़ा सा एक ही पार्ट दिया, यानी कॉन्ट्रैक्शन नहीं बताना, यहाँ पे डिक्रीज इन सप्लाई नहीं बनाना, तब डायग्राम कैसे बनेंगे, बहुत सिंपल सर, एक्सपेंशन बताना है ना, एक्सपेंड होनी चाहिए सप्लाई, तो प्राइस इतने थे तो क्वांटिटी इतनी थी, तो प्राइस बढ़ गए तो हम सप्लाई क्या करने लग गए, ज्यादा करने लग गए, यानी कि ए पॉइंट से हम कहाँ पे चले गए, बी पॉइंट पर, सिंपल सर। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एक्सपेंशन। और इंक्रीज इन सप्लाई मतलब यहाँ से यहाँ पे चले गए, यानी Q से Q1 पे चले गए, यानी S से S1 पे चले गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट चले गए, इसको क्या बोलते हैं हम, इंक्रीज इन सप्लाई। ये वाला टॉपिक बता के बाकी सारे जो डिफरेंस है थ्योरी में मैंने लिखा है वो सारे डिफरेंस यहाँ पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से टॉपिक दे देगा, एक्सपेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई, या फिर कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन सप्लाई में डिफरेंस बताओ, समझ में आया। और कई बार तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का नाम ही चेंज कर देता है, इसको बोलता है क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि यहाँ पे डिमांड मतलब सॉरी इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं पे चेंज नहीं होता, यहाँ पे चेंज किसमें होता है, खाली क्वांटिटी में चेंज, यहाँ पे सप्लाई नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, क्वांटिटी सप्लाई, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई एक्सपेंशन को। तो एक्सपेंशन का दूसरा नाम क्या है, एक्सपेंशन का दूसरा नाम है भाई इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है भाई। और कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस नाम से भी दे सकता है वो कई बार डिफरेंस, और यहां पे होता है आपका पूरा चैप्टर खत्म, सिंपल सर।
आपने डिमांड कर लिया, आपने क्या बोलते हैं वो कर लिया सप्लाई वाला चैप्टर, और यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद वो कुछ रह नहीं गया जो आपको करवाने लायक हो इस चैप्टर के अंदर। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू है सच में भाई। मजा सा आता जब आप बोलते हैं सर आपने पहले से कर रखा था, आपके बताने की देर नहीं थी। ठीक है भाई, चलिए। और आपने अगर नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं भाई, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी यही हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ठीक है ना भाई, अरे कोई आपत्ति नहीं आ रही है, आराम से कर दियो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, जब टाइम मिले तब कर दियो। ठीक है, और ठीक है, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप बता के मतलब पूछ के आराम से पेमेंट करके नोट्स परचेज कर लोगे। ठीक है भाई, पूरी बुक के नोट्स मिलेंगे एक ही बार में। ठीक है, ज्यादा अमाउंट रखते ही सर इसलिए हम कि एक चैप्टर का झंझट नहीं है, सीधा एक बार में पूरी बुक मिल जाएंगी आपको। ठीक है भाई, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन और अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लो। ठीक है भाई, बाय बाय।